लास्ट पार्ट में हमने देखा था नोआ और हैरी दोनों बाइक शॉप में आए थे और वहाँ उन्हें डॉम और जून मिलते हैं। इसी बीच मारियो अपनी बाइक पर राइड पर निकला था और पिछले दिन के बारे में सोच के कहता है, शायद जब मैं गिरा था मेरी बाइक का टायर खराब हो गया, मुझे इन्हें सही कराने जाना चाहिए। वहीं शॉप में डॉम हैरी से कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हैरी कहता है, हे मंकी। डॉम कहता है, तू मंकी किसे बोल रहा है गोरिल्ला? वहीं नोआ हैरी से कहती है, मेरी बाइक का पिछला टायर खराब हो चुका है, क्या तुम इसे सही कर सकती हो? हैरी कहती है, ये तो बहुत बुरी तरह मुड़ गया है, आखिर तुम बाइक में कर क्या रही थी? नोआ कहती है, बस वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हैरी कहती है, वेल तुम्हें शायद टायर चेंज कराना पड़ेगा। डॉम ये सुन के जून से कहता है, क्या तुझे समझ आ रहा है वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? जून कहता है, ना पता नहीं वो लोग क्या अनसन बोल रहे हैं। डॉम जून की बेइज्जती करते हुए कहता है, हाँ फिर तो तेरा इंग्लिश एग्जाम हो गया समझो, ऑल द बेस्ट ब्रो। जून गुस्से से कहता है, हरामखोर तू क्या बोल रहा है, तुझे तो इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं आता। तभी पास में हैरी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये क्या फनी शॉप है, आखिर कोई इस घटिया साइकिलिस्ट की पिक्चर क्यों लगाना चाहेगा? साइकिलिस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा धोखेबाज माहुंजो द डोपर। साथ ही हंसते हुए हैरी कहता है, ये तो कार एक्सीडेंट में मर गया था, राइट? आई एम श्योर वो उस समय भी ड्रग के नशे में रहा होगा। उसी वक्त हैरी आके कहती है, हे क्या कहा तूने? हैरी कहता है, मैंने कहा तुमने इस धोखेबाज की पिक्चर क्यों लगा रखी है? हैरी गुस्से से कहती है, तुम निकलो यहाँ से। हैरी कहता है, क्या? वेट, ये मत कहना तुम इस डोपर की फैन हो। तभी जून बीच में आके कहता है, हे उसने कहा बाहर निकलो यहाँ से। पीछे से नोआ कहती है, हे तू कर क्या रहा है? मैं यहाँ अपनी बाइक ठीक कराने आई हूँ। पर हैरी मुस्कुराते हुए कहता है, ओ तो तू अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनना चाहता है डेट पसली। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं और हैरी कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं नोआ, और हाँ यहाँ से जाते हुए मैं तुम लोगों की मदद कर देता हूँ ये कचरा साफ करने में। और ये कहते ही माहुंजो का पोस्टर फाड़ देता है। पर तभी पीछे से जून कहता है, हे, और हैरी के मुड़ते ही उसके मुंह पे एक जोर का पंच मार देता है। हैरी डर जाती है और वहीं हैरी उस पंच से हिला भी नहीं था और कहता है, ये क्या मजाक था, तेरा हाथ तो बच्चों जैसा है। और उसी वक्त जून को घुमा के पटक देता है। जमीन पे गिरते ही जून की सांस अटक जाती है। हैरी चिल्लाती है, जून नहीं। उसी वक्त डॉम तेजी से आके हैरी को स्पेयर मारता है, यू डैम गोरिल्ला। और नीचे गिरते ही साथ में एक मुक्का मारने वाला होता है, बट उससे पहले हैरी डॉम का सर पकड़ के उसे हेडबट मार देता है। पर हेडबट से डॉम को कुछ भी नहीं होता और डॉम कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जेके अंकल का पोस्टर फाड़ने की? क्या तुझे मरना है? वहीं जून हैरी की गोद में मरने की एक्टिंग कर रहा था। हैरी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश था, और अपना हाथ छोड़ देता है। बट हैरी चिल्लाती है, हरामखोर, मरने की हिम्मत भी मत करना, कमजोर कहीं के। मुझे पता है तुम मरने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि तेरी उससे फट गई है, अब उठ जा जल्दी। दूसरी तरफ डॉम और हैरी दोनों खड़े हो चुके थे। डॉम कहता है, मैंने सुना है तुम किसी फेमस क्रू से हो, तो ये सब छोड़ो, ये मसला रेस से सेटल करते हैं। दिखा मुझे ऐसे चौड़ा होने के बाद तेरे में कितना दम है। हैरी कहता है, तू बोल क्या रहा है? डॉम चिल्ला के कहता है, बेवकूफ, तुझे समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा रेस करते हैं। रेस? अपनी बाइक ला। पर हैरी को कुछ समझ नहीं आता। टॉम परेशान होकर कहता है, बेवकूफ, साइकिल साइकिल, राइडिंग, फाइट। हेली स्माइल करके कहता है, ओ अच्छा, लेट्स गो मंकी। डॉम अपने सैंड बैग्स हटा के कहता है, आज मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, लेट्स गो गोरिल्ला। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था और मारियो शॉप में आता है। हेलो, कोई है? मारियो सोचता है, व्हाट द हेल, ये शॉप छोड़ के कहाँ चले गए? पर तभी वो माउंजो का फटा पोस्टर नोटिस करता है। वहीं दूसरी तरफ पैर के सैंडबैग्स उतार के डॉम बहुत हल्का महसूस कर रहा था और जंप करते हुए कहता है, डैम, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ सकता हूँ। जून कहता है, वाओ, क्या तूने ये एक दिन भी नहीं उतारे थे? डॉम कहता है, ऑफ कोर्स, और आज मैं पहली बार उनके बिना रेस करने वाला हूँ। ये मेरा लेवल 1 है। वैसे क्या तू ठीक है? तुझे डॉक्टर पे तो नहीं जाना? जून कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, वो तो मैं सर के बल गिर गया था इसलिए थोड़ा हिल गया। हैरी कहती है, क्या मतलब तू ठीक है? तुझे सच में बहुत चोट आ सकती थी। तूने कैसे सोच लिया कि तेरे जैसा डेढ़ पसली उस मॉन्स्टर को पीट सकता है? जून भी चिल्लाता है, हे, मुझे डेढ़ पसली बोलना बंद कर, मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ। पास में ही हैरी अपने क्लीट्स पहन रहा था जो उसने हैरी की शॉप से लिए थे। नोआ कहती है, आर यू श्योर कि तू मेरी बाइक चलाना चाहता है? ये तेरे साइज के हिसाब से बहुत छोटी है, बस सीट ऊपर करना काफी नहीं होगा। हैरी कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक साइकिल चाहिए और मैं इनकी बैंड बजा दूंगा। दूर से डॉम चिल्लाता है, डैम इट गोरिल्ला, क्या तू जल्दी करेगा? हैरी कहता है, इस जैसे नोबडी के लिए तो मुझे प्रॉपर गियर्स की जरूरत भी नहीं है। नोआ कहती है, आराम से चलाना, मैंने ये बाइक अभी ठीक कराई है। हैरी कहता है, चिंता मत करो, मेरे लिए ये बस वार्म अप होगा। नेक्स्ट दोनों राइडर्स रेडी थे और स्टार्टिंग लाइन पे डॉम हैरी से कहता है, हे गोरिल्ला, अगर मैं जीता तो अपना बैग पैक करना और सीधा वापस चले जाना। हैरी कहता है, अबे मंकी, तू बोल क्या रहा है? तभी आगे खड़ा जून कहता है, ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, तुम लोग इस नेबरहुड का एक चक्कर लगाओगे और मेरे इस कॉक को ड्रॉप करते ही रेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, गेट रेडी, सेट, गो। पलक झपकते ही दोनों निकल पड़ते हैं।
दोनों की स्पीड देख के जून डर जाता है। होली शिट, ये दोनों तो बहुत फास्ट हैं। नोआ भी शॉक होकर कहती है, वाओ, वो दूसरा लड़का हैरी से ज्यादा अच्छा स्टार्ट कर रहा है। वहीं रेस में हैरी भी हंसते हुए कहता है, क्या बात है मंकी, ये तो बहुत अच्छी स्टार्ट थी। और साथ ही हैरी डॉम के पीछे ट्रेल करते हुए कहता है, यस मंकी, और तेज पेडल कर, और तेज। मैं देख सकता हूँ तू पहले से बहुत बेटर हो चुका है। बट अचानक हैरी डॉम को ओवरटेक करके कहता है, पर एंड ऑफ द डे तू मेरे सामने एक बच्चा है। डॉम सोचता है, मुझे लगा था ये मेरे पीछे ट्रेल करेगा, बट नहीं। उसी वक्त हैरी डॉम को टक्कर मार के कहता है, मैं तुझे अब सीधा फिनिश लाइन पे दिखूंगा। और ये कहते ही खतरनाक स्प्रिंट करके बहुत आगे निकल जाता है। डॉम हैरी का ओवर कॉन्फिडेंस देख के बहुत गुस्सा होता है। बट आगे हैरी हंसते हुए कहता है, अब तू बस देखता रह, तुझे मैं बताता हूँ डिफरेंट लीग में होना क्या होता है। डॉम भी यही सोच रहा था, मैंने आज तक जिनसे भी रेस करी है ये उनसे बहुत अलग है। इसी बीच स्ट्रीट पे दो बच्चे पोकेमोन कार्ड लेके आ रहे थे और एक को पैकेट में म्यू मिलती है। वो खुशी से पागल हो जाता है और अचानक हैरी और डॉम तूफान की तरह उनके बगल से गुजरते हैं और उसका पोकेमोन कार्ड उड़ जाता है। वहीं रेस में डॉम सोचता है, ये हरामखोर गोरिल्ला, इसका सडन बर्स्ट ऑफ स्पीड मॉन्स्टर की तरह है। आज तो मैंने अपने सैंडबैग्स भी हटा रखे हैं और मैं फिर भी इसके पीछे हूँ। सच में ये गोरिल्ला बस ऐसे ही बकवास नहीं करता। और साथ ही डॉम कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने जो किया मैं उससे उसका बदला लेके रहूंगा। और ये कह के ऐसे पेडल मारना स्टार्ट करता है जैसे उसके पीछे भेड़िए पड़े हों। और इस मूव को वो नाम देता है कुत्तों की तरह भागना लेवल 2। डॉम इतनी भयानक स्पीड गेन करता है कि एक बार हैरी भी शॉक हो जाता है। डॉम चंद सेकंड में हैरी से आगे निकल चुका था और आगे हंसते हुए कहता है, मैं तो बस वार्म अप कर रहा था बेवकूफ, क्योंकि आज जब मेरे सैंडबैग्स उतर गए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उठ सकता हूँ। अब तू पीछे रह के बस धूल चाट। बट तभी डॉम हैरान हो जाता है क्योंकि हैरी बगल में स्माइल करते हुए कहता है, क्या ये तेरी टॉप स्पीड है? और डॉम का मजाक उड़ा के आगे बढ़ जाता है। डॉम बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया था और सोचता है, हरामखोर गोरिल्ला, डैम इट, मैंने सोचा था मैं ये सैंडबैग्स किसी बड़ी रेस से पहले उतारूंगा, पर अगर आज मैंने अपना 100% नहीं दिया तो मैं हार जाऊंगा। और लेवल 2 अनचेंड कह के हाथ के दोनों सैंडबैग्स पीछे छोड़ देता है। अब डॉम के भेड़िए मानो शिकार करने को पागल थे। वो बड़ी भयानक स्पीड से हैरी के पीछे पड़ता है। आगे हैरी भी कुछ महसूस करके घबरा जाता है। उसे महसूस होता है कि जैसे कोई बीस्ट उसे निगलने वाला है। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऑरा डॉम का है। रेस में डॉम बुलेट की तरह हैरी को ओवरटेक कर चुका था। हैरी सोचता है, इसकी स्पीड सच में इनक्रेडिबल है। साथ ही उसे एक मेमोरी याद आती है। एक दिन रोड पे जाते हुए बच्चे उसे देख के बातें कर रहे थे, हे वो आदमी कितना बड़ा है, बट मैंने सुना है जो जितना बड़ा होता है वो उतनी बुरी तरह गिरता है। लॉल, हैरी ये सुन के उस दिन रोने लग गया था। नेक्स्ट डे बास्केटबॉल कोर्ट पे एक शख्स हैरी पे आके कहता है, लगता है तुम बास्केटबॉल के लिए नहीं बने, क्या तुम साइकिलिंग करना चाहोगे? साथ ही हैरी के थाइस चेक करते हुए वो शख्स कहता है, वाओ क्या थाइस है, लंबे लड़कों को साइकिलिंग में एडवांटेज मिलता है, तुम्हें साइकिलिंग ट्राई करनी चाहिए। और उसी दिन से हैरी ने साइकिलिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही वो रिकार्डो रॉसी का फैन बन चुका था और ड्रीम करता है कि एक दिन वो भी एक वर्ल्ड क्लास साइकिलिस्ट बनेगा। बट एक टूर्नामेंट में जब वो रेस कर रहा था तब वो फर्स्ट टाइम था जब उसने ओवन को देखा। ओवन बड़ी आसानी से हैरी को ओवरटेक करके रेस जीत जाता है। हैरी कुछ दिन तक बस ओवन के बारे में सोचता रहा, आखिर वो लड़का कौन था, नेक्स्ट टाइम मैं उसे क्रश कर दूंगा। बट इसी बीच हैरी का पर्सनल डॉक्टर उसे बिना पूछे डोपिंग इंजेक्शन दे रहा था। जब हैरी को डोपिंग का पता लगता है तो वो पागल हो जाता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे ड्रग क्यों दिया? डॉक्टर कहता है, काम डाउन, मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा था, तुमने ये कहा था तुम्हें वर्ल्ड क्लास बनना है, तुम्हें पता भी है दुनिया में कितने खतरनाक राइडर्स हैं, तुम उन्हें हराने की सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें ड्रग दे रहा था। हैरी कहता है, भाड़ में जाओ, अगर दुनिया में ऐसे टॉप पे जाया जाता है तो मैं इससे दूर रहना पसंद करूंगा। सिर्फ डोप लेके तुम बीस्ट नहीं बन सकते, तुम्हें मैं दिखाऊंगा डोप के बिना भी मैं एक बीस्ट बन सकता हूँ। साथ ही वो वर्ल्ड चैंपियंस के पोस्टर देके कहता है, ये हराम को सारे डोप लेके टॉप पर गए हैं, ये सारे धोखेबाज हैं, और उनके पोस्टर फाड़ के कुचल देता है। इसीलिए शायद हैरी ने माउंट जो का पोस्टर भी फाड़ दिया था क्योंकि उसे डोप लेने वालों से नफरत है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और हैरी अपनी हुडी उतार के कहता है, ऑलराइट मंकी, मुझे बता क्या तू भी डोप लेता है? क्योंकि अगर तू आज ड्रग के नशे में है तो मैं वादा करता हूँ आज मैं तुझे अपनी पूरी जान से क्रश कर दूंगा, यू ब्लडी मंकी। फिनिश लाइन पे जून बहुत नर्वस था। हैरी कहती है, काम डाउन मैन, क्या तू शांत खड़ा नहीं रह सकता? तभी जून कहता है, वेट, वो लोग आ रहे हैं। और ये क्या, टॉम लीड में है और उनके बीच में काफी गैप है। वाओ, ये पागल लड़का, मुझे पता था वो जीत सकता है, लेट्स गो डॉम, और तेज स्प्रिंट कर। पर वहीं पास खड़ी नोआ रेस देख के स्माइल करने लगती है। रेस में डॉम कहता है, बस 300 मीटर और मैं जीत जाऊंगा, सॉरी गोरिल्ला। हैरी डॉम से काफी पीछे था पर तभी हैरी मसल फ्लेक्स करता है। शायद हैरी भी स्प्रिंट करने के लिए अपने एडेक्टर्स का यूज करने वाला था। आगे डॉम भी कुछ महसूस करता है, हाँ अचानक मुझे ये इंटेंस ऑरा क्यों फील हो रहा है? और हम देखते हैं हैरी पूरा डीमन ऑरा से गिर चुका था और एक बीस्ट की तरह डॉम का पीछा करते हुए कहता है, नाउ द हंट बिगिंस। डॉम भी महसूस करता है कुछ तो आ रहा है। हैरी की स्पीड अलग ही लेवल पर थी और वो अपना आखिरी अटैक करता है। डॉम बहुत ज्यादा डर चुका था, आखिर ये है क्या? और तभी हैरी कहता है,
गॉट यू। और मानो हैरी का डीमन बीस्ट जैसे डॉम के भेड़िए स्लैश कर चुका था। यानी हैरी एंड मोमेंट पे डॉम से पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर जाता है। जून और हैरी दोनों शॉक थे और वहीं नोआ स्माइल करती है। रेस के बाद नोआ हैरी से कहती है, ये क्या था, तूने तो कहा था तू उसे एक पैर से हरा देगा, पर देख के तो लग रहा है जैसे तू अपनी पूरी जान लगा के आया है। हैरी कहता है, बकवास बंद कर। दूसरी तरफ डॉम बहुत बुरा फील कर रहा था और कहता है, मैंने अपने सारे सैंडबैग्स उतार दिए बट मैं फिर भी हार गया। हैरी कहती है, हे ज्यादा दुखी मत हो, तूने अच्छा करा है, चिल। जून भी कहता है, यस ब्रो, ये मत भूल वो वर्ल्ड क्लास साइकिलिस्ट लाइट कैवल्ट्री का मेंबर था। यू डिड अमेजिंग मैन। पर डॉम गुस्से से जमीन पे मुक्के मारता है, नहीं मैं कैसे हार सकता हूँ। तभी पीछे से हैरी आके कहता है, हे मंकी, सच बताना तू डोपर है राइट। डॉम कहता है, क्या मतलब, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अचानक पीछे से मारियो आके कहता है, हे किड्स, और नोआ डर जाती है। डैम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सारे हैरान हो जाते हैं, मिस्टर नाम यहाँ क्या कर रहे हैं। हैरी भी सोचता है, रिकार्डो रॉसी। पर मारियो बहुत गुस्से में था और कहता है, वो कौन था जिसने ये पोस्टर फाड़ा, जल्दी बताओ वो कौन था। हैरी स्माइल करते हुए कहता है, ओ क्यों, क्या हुआ, ये मत कहना तुम भी इस डोपर के फैन हो। मारियो कहता है, तो वो तू था। हैरी कहता है, हाँ मैंने एक धोखेबाज का पोस्टर देखा तो मैंने वो फाड़ दिया, इसमें गलत क्या है। मारियो कहता है, क्या कहा तूने, एक धोखेबाज। हैरी कहता है, हाँ वो वर्ल्ड का बेस्ट साइकिलिस्ट डोपिंग करके बना, क्या ये धोखा देना नहीं हुआ। साथ ही हैरी कहता है, वेल क्या रिकार्डो रोसी भी ऐसे ही चैंपियन बना था, क्या तू भी ड्रग लेता है। और ये कह के हैरी चला जाता है, लेट्स गो नोआ। बट मारियो शांत खड़ा रह के कुछ भी नहीं कहता। जाते जाते नोआ हैरी से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी बाइक भी आवाज करने लगी है। अचानक बाइक भी टूट के गिर जाती है। व्हाट द हेल, सीरियसली तुमने मेरी पूरी बाइक खराब कर दी। हैरी कहता है, ये मैंने नहीं किया, तुम्हारी बाइक ही खराब है। नेक्स्ट सीन हैरी की बाइक शॉप का था और मारियो मांजो का पोस्टर वापस चिपका देता है। जून कहता है, हे मिस्टर नाम, क्या आप मांजो को जानते थे। मारियो कहता है, एक बार जब मैं राइड किया करता था तो मैंने मांजो के साथ राइड किया था। डॉम हैरान हो जाता है, वाओ सच में। और हमें एक पुरानी मेमोरी देखते हैं। सीन एक साइकिलिंग टूर्नामेंट का था और मारियो जो कि अपना रिकार्डो रोसी है वो अपनी टीम से आगे चल रहा था। कमेंटेटर बताता है, डैम रिकार्डो रोसी ऑफेंसिव मोड में है। वेट, रिकार्डो रोसी अचानक स्पीड बढ़ा के आगे निकल चुका है क्या ये ब्रेक अवे है। यहाँ मैं बता दूं कि साइकिलिंग टूर्नामेंट्स में मोस्टली टीम्स प्लाटून स्ट्रेटेजी में रेस करती हैं ताकि लंबी रेस में राइडर्स को थकान न लगे और एक के पीछे एक चल के वो अपनी एनर्जी सेव कर सके। ऐसे अलग अलग चलना मोस्टली रिस्की होता है क्योंकि फिर राइडर्स बस खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। वही रेस में मारियो सोच रहा था, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे के लिए, मुझे अपने लिए और ज्यादा स्पॉन्सर्स चाहिए। वेट, कोई मेरे पीछे आ रहा है, क्या वो भी इस ब्रेक अवे में मेरे साथ आना चाहता है। ओके कोई बात नहीं, भीड़ से अलग चलना भी कठिन है, अभी के लिए हम दोनों साथ चल के एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तभी पीछे से आ रहा राइडर कहता है, हे डम्बैस, अगर तू ऐसे ही स्लो चलता रहेगा तो मेरे रास्ते से हट जा। और ये कह के वो मारियो को टक्कर मार के आगे बढ़ जाता है। मारियो हैरान था और टक्कर से डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। सारे बाइकर्स मारियो से आगे निकल रहे थे। मारियो सोचता है, नहीं सब खत्म हो गया, पर फिर भी वो उठने की कोशिश करता है। बट तभी एक शख्स मारियो को हाथ देके कहता है, हे क्या तुम ठीक हो, उठो जल्दी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि मोहनजो था। मारियो हैरान हो जाता है, ये शख्स क्या कर रहा है। बट मोहनजो कहता है, चिंता मत करो, हम दोनों साथ में आगे निकलेंगे, तुम बस मेरे पीछे बने रहना और स्लिप स्ट्रीम यूज करना। मारियो पूरे टाइम शौक में था बट किसी तरह मोहनजो के पीछे बना रहता है। साथ ही मोहनजो कहता है, मैं सबसे आगे निकलूंगा तो तुम बस मुझे मत खोना। मोहन बड़ी स्पीड से जा रहा था और मारियो उसे टेल करता जाता है। पीछे मारियो सोचता है, तेज हवा मानो खत्म सी हो गई है, सब कुछ बहुत शांत है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं साइक्लोन के बीच में हूँ जहाँ सब शांत है। आखिर ये शख्स है कौन और ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने में इंटरेस्टेड ना हो, ये बस रेस एंजॉय कर रहा है। तभी मारियो पुश करते हुए कहता है, हट जाओ सामने से, अब लीड लेने की मेरी बारी है। साथ ही मारियो पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। मोहनजो कहता है, बस ऐसे ही, मुझे लगा तुम्हारे साथ राइड करना मुझे अच्छा लगेगा। मारियो समझ ही नहीं पाता मोहनजो क्या सोच रहा था। वापस प्रेजेंट में मारियो कहता है, मोहनजो जिसे मैं जानता था वो साइकिलिंग के लिए पागल था, वो एक असली स्पोर्ट्समैन था और रहेगा। जून कहता है, वाओ, बट जीता कौन ये तो बताओ। मारियो कहता है, बहुत हो गया, इससे ज्यादा जानना है तो पे करो। पर खैर एक बात पक्की है, मोहनजो जिसे मैं जानता था वो कभी डोप नहीं ले सकता। ये सब सुन के हैरी रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन डॉम के घर का था और जॉर्डन के साथ बैठ के डॉम कहता है, आज मैं गोरिल्ला से हार गया, मुझे पता चल गया कि मैं कितना वीक हूँ। डैम इट, सच कितना कड़वा होता है। पास में ही डॉम का टकला गार्ड खड़ा था। टॉम कहता है, आज मुझे एक फॉरेनर ने बुरी तरह दूर डाला। टकला कहता है, क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई, आप कहो तो हम लड़कों के साथ जाके उसको सबक सिखा सकते हैं। टॉम कहता है, वो सब छोड़ो, मुझे अब जल्दी जल्दी इंप्रूव करना है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं जंगल में जाके वापस से ट्रेन करूं। टकला कहता है, सर आपने पहले क्यों नहीं बताया,
इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। डॉम को कुछ समझ नहीं आता। क्या? नेक्स्ट सीन बाहर जीप का था और डॉम कहता है, हम जा कहाँ रहे हैं? रात में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। वेट, टकले, कहीं तू मुझे किडनैप तो नहीं कर रहा? बट टकला स्माइल करता है। कुछ देर बाद दोनों एक फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं। उनके आते ही डॉम फैक्ट्री से चिल्लाने की आवाज सुनता है। हे, वो क्या था? क्या तुमने सुना? कोई चिल्ला रहा था। पर गार्ड दरवाजा खोल के कहता है, बॉस क्यों ना आप अंदर चल के खुद ही देख लो। दरवाजा खुलते ही अंदर से गर्म हवा बाहर आती है और डॉम कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या स्मेल है? टकला कहता है, सर मर्द की दुनिया में आपका स्वागत है। और हम देखते हैं अंदर बहुत सारे गैंग मेंबर्स अपना वर्कआउट कर रहे हैं। कोई डंबल्स मार रहा है तो कोई चिकन पेल रहा है। तभी टकला चिल्लाता है, ऑल राइट एवरीवन, सब ध्यान से सुनो। सारे डॉम को देख के हैरान हो जाते हैं। क्या यंग मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टकला कहता है, सुनो, यंग मास्टर ने कहा कि उन्हें तुम लोगों के साथ यहाँ रुकना है ताकि वो मर्द बन सके। सो मैं चाहता हूँ एक बार को तुम भूल जाओ ये हमारे बॉस का बेटा है और इसे ऐसे ट्रेन करो जैसे ये यहाँ का नया रुकी है। डॉम डर के मारे कहता है, ओ हेल नो, मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मैं जा रहा हूँ। पर तभी एक मोटा बीच में आके कहता है, तू कहाँ जा रहा है रुकी? तू यहाँ अपनी मर्जी से आ तो सकता है पर यहाँ से जा नहीं सकता। डॉम के पसीने छूटने लगते हैं। साथ ही मोटा कहता है, और ये क्या? ये तो बिल्कुल कमजोर हड्डी है। अगर मर्द बनना है तो तुझे मीट खाना होगा। अब चल जल्दी शर्ट उतार, चल। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का था और डॉक्टर मीनू को रिहाब करा के कहता है, आज तो बहुत इंटेंस वर्कआउट हो गया, अब तुम आराम करो। मीनू कहता है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आपको सच में लगता है कि मैं रिहाब से वापस से चलना स्टार्ट कर दूंगा? मुझे तो लगता है ये मैं बेफालतू में उम्मीद लगा रहा हूँ। डॉक्टर कहता है, वेल ऐसा बहुत बार हुआ है कि पेशेंट को वापस अपने पैर फील होने लग गए, तो प्लीज मैं चाहता हूँ तुम हार मत मानना। डॉक्टर के जाते ही टीजे कहता है, हे क्या तुझे भूख लगी है? चलो एक कप रामन खाते हैं। पर मीनू वापस टीजे से पूछता है, तुझे क्या लगता है क्या मैं चल पाऊंगा? टीजे कहता है, क्या? पर डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा? अब बकवास बंद कर, मैं जाकर रामन लेके आता हूँ। फिर बाहर जाते ही टीजे भी बहुत बुरा फील करता है। अंदर मीनू हांसुल की ड्राइंग देख रहा था और तभी बाहर से हांसुल चिल्लाती है, हे मिस्टर टड़ा, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हांसुल आ चुकी है। हांसुल को देख के मीनू बहुत खुश होता है। साथ ही हांसुल के पेरेंट्स भी मीनू को ग्रीट करते हुए कहते हैं, माफ करना मीनू, हम बिना बताए आ गए, बट हांसुल तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। हांसुल भाग के मीनू को हक करती है और बताती है, मिस्टर आपको पता है मैं अब स्कूल जाने लगी हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आप कैसे हो? आपने मुझे मिस किया या नहीं? मीनू कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मॉम एंड डैड भी कहते हैं, थैंक यू मीनू, तुम्हारी वजह से हांसुल का ऑपरेशन स्मूथली हो गया, थैंक यू सो मच। मीनू कहता है, नहीं नहीं, वो इसलिए हुआ क्योंकि हांसुल ब्रेव लड़की है। तभी हांसुल चिल्लाती है, ओ नो, मिस्टर का गिफ्ट तो मैं भारी भूल गई। हांसुल भागते हुए बाहर जाती है। इसी बीच बाहर टीजे 2 कप रामन लेके आ रहा था और साथ ही उसकी नजर पीछे नर्स पे थी और अंदर आते ही वो हांसुल से टकरा जाता है और गरम गरम रामन मीनू के पैरों पे गिर जाती है। मीनू जोर से चिल्लाता है, होली शिट, ये तो बहुत गर्म है। मॉम एंड डैड दोनों जल्दी से रामन साफ करते हैं बट तभी टीजे कहता है, हे मीनू, क्या कहा तूने? ये गर्म है? वही मीनू भी ये रियलाइज करके शॉक हो जाता है। मीनू कहता है, हाँ, मुझे महसूस हुआ मुझे महसूस हुआ कि ये गर्म है। नेक्स्ट सीन श्याम का था और जांच के बाद डॉक्टर बताती है, ये देखो यहाँ हमें सेंसरी नर्व्स दिखाई दे रही है जो हमें पहले नहीं दिखाई दे रही थी। हमने मोटर नर्व्स भी चेक करी है और देख के लगता है उनमें हल्के हल्के सिग्नल्स अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। यूना कहती है, डॉक्टर क्या इसका मतलब मीनू वापस से चल पाएगा? डॉक्टर कहती है, अगर हम स्टेम सेल थेरेपी और फिजिकल थेरेपी एक साथ करें तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो गिव अप मत करना और अपनी थेरेपी करते रहो। मीनू ये सुन के विश्वास ही नहीं कर पाता बट तभी वो नोटिस करता है कि पास खड़ी यूना रोने लगी थी और थैंक गॉड कह के मीनू को हक कर लेती है। बाहर चुपके से देख रहा टीजे भी रोने लगा था और कहता है, ये हरामखोर, चलो अच्छा हुआ। साथ ही टीजे रियलाइज करता है, वेट, अगर मैंने वो रामन मीनू के पैरों पे नहीं गिराई होती तो उससे पता ही नहीं चलता। डैम, अभी से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैं सच में लकी हूँ। और ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सामने से नर्स आके कहती है, हे हल्ला मत करो, जाओ जाके अपने कमरे में बैठो। टीजे स्माइल करते हुए कहता है, ओके नर्स ये जिन। कुछ देर बाद मीनू को बेड पे लेटा के यूना कहती है, ओके मैं जाके डैड से बात करके आती हूँ, तुम आराम करो। मीनू कहता है, ओके ठीक है। पर यूना के जाते जाते मीनू पूछता है, हे यूना, क्या तुम्हें लगता है मैं सच में चल पाऊंगा? यूना इमोशनल होके कहती है, ऑफ कोर्स यू विल, तुमने बहुत मेहनत करी है, मुझे यकीन है कि तू वापस से चलने लगेगा। ये कह के यूना चली जाती है। इसी बीच हम दीवार पे एक और ड्राइंग देखते हैं जो हंसोल ने आज मीनू को गिफ्ट दिया था और वही अपनी और हंसोल की तस्वीर देख के मीनू फुट फुट के रोने लगता है। वहीं बाहर यूना अपना ग्रुप चैट खोलती है जहाँ सब डॉम की बातें कर रहे थे, आखिर वो गया कहाँ? बट यूना सबको न्यूज देती है, गाइस मीनू अपने पैर फील कर पा रहा है। इसी बीच जे अपनी क्लास में बैठ के लेक्चर ले रहा था और वो नोटिस करता है उसके फोन में धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रहे थे। जे जैसे ही ग्रुप चैट देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो यूना का टेक्स्ट देखते ही क्लास से भाग जाता है। सारे बच्चे कंफ्यूज थे, वेट कहीं ये वापस से होटल तो नहीं जा रहा? पर मीनू अपनी बाइक निकालता है और फुल स्पीड में भगाते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। वहीं मीनू और यूना इसी बीच बाहर फ्रेश एयर लेने आए थे। उन्होंने देखते ही जे चिल्लाता है, हे मीनू। मीनू कहता है, जे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी क्लास है ना? पर जे शांत खड़ा था और रोते हुए कहता है, क्या ये सच है? क्या तू वापस से चल पाएगा?
मीनू कहता है, वेल डॉक्टर ने कहा अगर मैं ऐसे ही फिजिकल थेरेपी करता रहा तो मेरे चलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये सुन के जे खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और फूट फूट के रोने लगता है। मीनू कहता है, हे कम ऑन जे, तू क्या इतनी दूर बस रोने आया है? तू चिंता मत कर, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा और जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। कम ऑन, अब उठ जा। इसी बीच हम देखते हैं कि दूर से मीनू के डैड भी ये सब देख रहे थे और इमोशनल होके वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट इन हॉस्पिटल रूम का था और टीजे मीनू के पैर में गुदगुदी करते हुए पूछता है, हे कुछ फील हुआ? साथ ही मीनू को देखने आए बाकी सारे भी कहते हैं, हे बता कुछ फील हुआ? मीनू कहता है, हाँ थोड़ा अजीब तो लग रहा है। मुझे कहता है, सारे टीजे किम द इनक्रेडिबल लकी गाय का शुक्रिया करो, मैं ही वो हीरो हूँ जिसने मीनू की नर्व्स रिवाइव करी है। अब ये जिंदगी भर याद रखना। मिया भी मीनू को हक करते हुए कहती है, मैं बहुत खुश हूँ मीनू। तभी यूना कहती है, वैसे ये बेवकूफ डॉम किधर है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉम मीट खाते हुए वर्कआउट कर रहा था। 123, 124, 125। नेक्स्ट सीन रात का था और हम स्कूल के लॉकर रूम का सीन देखते हैं जहाँ एक चोर किसी लॉकर को तोड़ रहा था। इसी बीच क्यूनो स्कूल में आता है क्योंकि वो अपनी वर्कबुक स्कूल में ही भूल गया था। क्यूनो पहले ही अंधेरे में बहुत डरा हुआ था एंड जैसे ही वो चोर को देखता है वो अपने में ही मुंह देता है, साथ ही चिल्ला के वो वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब बच्चे स्कूल आते हैं तो क्यूनो को फर्श पे देख के सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी क्यूनो उठता है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर, हमारे स्कूल में मॉन्स्टर है। सारे कंफ्यूज थे ये बोल क्या रहा है। उसी वक्त एक लड़का चिल्लाता है, ड्यूड तूने फिर से खुद पे मुंह दिया, तूने स्कूल को समझ क्या रखा है? कहीं भी बाथरूम कर देता है, तुझे तो डायपर पहनना चाहिए। सारे बच्चे ऐसे ही उसका मजाक उड़ा रहे थे और पास में ही जे अपने फोन में लगा हुआ था जहाँ ग्रुप चैट में सब डॉम के बारे में पूछ रहे थे। तभी क्लास में मारियो आके कहता है, सब शांत हो जाओ और अपनी सीट पर बैठो। सबके बैठते ही मारियो कहता है, ओके ओके, एक न्यू स्टूडेंट हमारी क्लास ज्वाइन करने वाला है, लेट्स वेलकम, कम डियर। और सैली आके कहती है, हाय गाइस। सारे लड़के पागल हो जाते हैं, वो वापस आ गई, वो कितनी ब्यूटीफुल है। सैली कहती है, काफी टाइम हो गया है बट एट द एंड मैंने डिसाइड करा है कि मैं यहीं से ग्रेजुएशन करूंगी। सारे लड़के सैली का वेलकम करते हैं। सैली फिर आके जे के साथ बैठ के कहती है, अब से मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। और ये कहते ही जे का हाथ पकड़ लेती है। वहीं जे शर्म के मारे ब्लश करने लगा था। पास बेटा क्यूनू ये देख के बहुत जेलस फील करता है और वहीं बाहर खिड़की से देख रहा प्रिंसिपल कहता है, जे जो हरामखोर, जल्दी उसका हाथ छोड़। नेक्स्ट इन लंच ब्रेक का था और लड़के सैली और जे को साथ में देख के बहुत जेलस फील कर रहे थे। ये हरामखोर चक्का बहुत लकी है। वहीं सैली और जे मीनू से मिलने की बातें कर रहे थे। साथ ही सैली कहती है, ये डॉम आजकल नहीं दिखाई दे रहा, वो कर क्या रहा है? जे कहता है, पता नहीं, उसका किसी को कुछ आइडिया नहीं। अभी पास में एक लड़की अपना लॉकर देख के जोर जोर से चिल्लाती है और सारे भागते हुए आते हैं। लॉकर में देख के सबकी फट जाती है। सैली और जे भी कंफ्यूज थे आखिर चल क्या रहा है। और तभी लड़के बातें करने लगते हैं, ओ ये तो वुडू डॉल है और ये क्या, ये तो जे की तस्वीर है राइट। शायद कोई जे जो को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी एक लड़का कहता है, वेट, कल रात क्यूनो क्लास में ही सोया हुआ था राइट, ये उसी ने किया होगा। हे क्यूनो, क्या ये तूने किया है? क्यों चिल्लाता है, अब क्या है, तुम लोग हर चीज के लिए बस मुझे क्यों ब्लेम करते हो? लड़के कहते हैं, अब तू किसी को उल्लू नहीं बना सकता। पहले तूने वो मोटल वाली अफवाह फैलाई और अब ये। क्यों वापस कहता है, बाढ़ में जाओ तुम सब, मैंने कहा ना वो मैंने नहीं किया। उसी वक्त हमें खंडर बिल्डिंग दिखते हैं जहाँ वही चोर बैठ के जे एंड सैली की पिक्चर देख रहा था। नेक्स्ट सीन श्याम का था और घर जाते हुए सैली कहती है, थैंक्स मुझे घर छोड़ने के लिए। जे कहता है, वेल अब मैं निकलता हूँ, तुमसे कल मिलूंगा। पर जे के ये कहते ही सैली कहती है, वेट जे, हमारे घर पे एक बिल्ली है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? जे कहता है, क्या तुमने नई बिल्ली लाई है? सैली कहती है, हाँ, इनफैक्ट तुम अभी उसे ही देख रहे हो, म्याऊ, एक क्यूट एंड सेक्सी किटी कैट। सैली ऐसे ही एक्टिंग कर रही थी और जे फुल कंफ्यूज था, ये चल क्या रहा है। बट वहीं कोने में छुपके वो चोर ये सब देख रहा था। तभी सैली कहती है, आज छोड़ो, तुम रहने दो, तुम घर जाओ। जे कहता है, ओ नहीं नहीं, मैं तो बस। सैली कहती है, मैं भूल कैसे गई, तू जे दा छक्का है। ये आखिरी बार था जब मैंने ऐसा कुछ ट्राई करा, बाय। जे सैली को रोकने की कोशिश करता है बट सैली चली जाती है और उसी वक्त पीछे से वही चोर आके जे को किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोर ने जे को एक कुर्सी पे बांधा हुआ था एंड कुछ देर बाद जब जे को होश आता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी चोर जे को फोन में वो पिक्चर दिखा के पूछता है, क्या तू सैली का बॉयफ्रेंड है? साथ ही गन से जे की तरफ पॉइंट करता है बट जैसे ही वो गन शूट करने वाला था तभी पीछे से सैली आके उसके सर पे जोर से डंडा मार देती है। नेक्स्ट सैली जे को रस्सी खोलते हुए बताती है कि उसने अचानक जे को किडनैप होते देख लिया था और फिर उनका यहाँ पीछा किया। साथ ही वो पुलिस को कॉल कर चुकी थी। वहीं प्रेजेंट में जब वो भाग रहे थे तभी चोर सैली का पैर पकड़ के कहता है, रुको मत जाओ। सैली लात मार के अपना पैर छुड़ाती है बट चोर गन उठा के कहता है, किल किल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसी वक्त पीछे से पुलिस कहती है, हे अपनी गन नीचे करो जल्दी, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। और वो चोर भागना स्टार्ट कर देता है और ऑफिसर टेजर मार के चोर को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑफिसर चोर का मास्क हटा के हैरान हो जाते हैं, वेट, ये तो फॉरेनर है, जल्दी इसकी जांच करो, क्या पता ये कोई माफिया से हो। बट तभी सैली चोर को देख के कहती है, वेट पापा। जे शॉक हो जाता है, क्या ये तुम्हारे फादर है? पुलिस ऑफिसर्स भी सारे शौक थे।
साथ ही ऑफिसर गन चेक करके देखता है कि ये तो पानी वाली गन थी। नेक्स्ट दिन घर जाने का था और सैली डैड से कहती है, किडनैपिंग करके धमकाना, आखिर आप सोच क्या रहे थे? डैड कहता है, मैं तो बस उसे डरा रहा था। सैली कहती है, क्या इसे डराना कहते हैं? आपने स्कूल में पहले वो वुडू डॉल रखी, फिर जे को किडनैप करके उसे डराया। आप तो लकी हो कि जे ने आप पे केस नहीं करा, वरना आप जेल में होते। डैड कहता है, पता है, मुझे माफ कर दो बेटा। तभी दूर से ग्रैंडपा चिल्लाते हुए आता है, हे सन, और दोनों कूदते हुए गले मिलते हैं। ग्रैंडपा कहता है, मार्क मेरे बेटे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। डैड कहता है, पापा आपको पता है सैली का बॉयफ्रेंड है? ग्रैंडपा कहता है, हाँ बेटा मुझे पता है तुझे कैसा फील हो रहा है। वो लड़का हम दोनों का दुश्मन है। सैली ये सुन के कहती है, क्या क्या कहा आप दोनों ने? एंड ग्रैंडपा आपने ही पापा को यहाँ बुलाया होगा, है ना? ग्रैंडपा कहता है, नहीं बेटा, मैं तो खुद सरप्राइज्ड हूँ। सैली कहती है, एंड पापा जल्दी से माफी मांगो, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। डैड कहता है, ओके ओके ठीक है, मांगता हूँ। पर डैड जाके जे को घूरने लगता है और सैली चिल्लाती है, हे माफी मांगो जल्दी। और डैड जे को गले लगा के कहता है, ओ जे बच्चे, मुझे माफ करना, मैं शायद सैली के प्यार में थोड़ा भटक गया था। मैं उम्मीद करता हूँ तो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा, मैं तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ, है ना? सैली खुश होकर कहती है, वाओ पापा, क्या आप हमारे रिलेशन को अप्रूव कर रहे हो? डैड थम्स अप करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स बेटा, मैं अपने फुल डैडी के डिसीजन को ट्रस्ट करता हूँ। सैली थैंक यू बोल ही रही थी कि ग्रैंडपा और डैड सैली को पकड़ के कहते हैं, हे जे, बहुत रात हो गई है, सो हम चलते हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। और सैली को जबरदस्ती घर ले जाते हैं। पीछे जे बस शांत खड़ा था, पर तभी उनके जाने के बाद जे सोचता है, मार्क, शायद मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। साथ ही हम देखते हैं कि डैड ने जे के पीछे स्टिकर लगाया था, यू आर डेड। नेक्स्ट सीन चिकन शॉप का था और विनी ने शॉप में पूरी तरह तोड़फोड़ मचा दी थी। ओनर कहता है, मैं तुम्हारी पुलिस से कंप्लेन कर दूंगा। विनी गुस्से से कहता है, मुंह बंद कर और जल्दी मेरे पैसे निकाल। बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। हे, ये शोर क्या है? क्या अंदर लड़ाई चल रही है? किसी ने पुलिस को फोन करा या नहीं? वही अंदर विनी पागल हो चुका था और चेयर से ओनर को मारने ही वाला होता है कि पुलिस आ जाती है। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन का था और ओनर पुलिस को बताता है, मैं इस गुंडे से समझौता नहीं करने वाला, इसे जल्दी से अंदर करो, जब तक ये जेल में नहीं चढ़ेगा इसको अक्ल नहीं आने वाली। विनी गुस्से से ओनर को घूर रहा था। ओनर कहता है, घूर क्या रहा है, हरामखोर गुंडे बदमाश। ऑफिसर कहता है, सर शांत हो जाइए, आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया है, आपने इसे पे क्यों नहीं करा? ओनर खड़े होके कहता है, मैं बता चुका हूँ, इसने एक कस्टमर को मारा और ऊपर से मेरी स्कूटी भी तोड़ दी, तो मैं इसे पे क्यों करूं? हरामखोर, तुझे पता भी है स्कूटी सही करने में कितना खर्चा आता है? ऑफिसर कहता है, ओके ओके काम डाउन सर। साथ ही ऑफिसर कहता है, ऑलराइट किड, जल्दी से अपने पेरेंट्स को कहो कि पुलिस स्टेशन आए। विनी कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं है। ऑफिसर कहता है, क्या पेरेंट्स नहीं है तो कोई गार्डियन होगा। विनी कहता है, नहीं कोई भी नहीं। ओनर चिल्लाता है, मुझे पता था, इसीलिए तुझे बड़ों की इज्जत नहीं है, इसीलिए तू गुंडागिर्दी करता है। विनी गुस्से से कहता है, क्या कहा तूने? वापस कहना जरा, तुझे लगता है उम्र बड़ी होने से कुछ फर्क पड़ता है? ओनर कहता है, हाँ आजा मार मुझे, इसीलिए पेरेंटिंग जरूरी होती है। अभी ऑफिसर विनी से कहता है, हे बैठ जाओ और ये फोन उठाओ, कोई तुम्हें कब से कॉल करे जा रहा है। फोन उठाती ही एक औरत विनी को बताती है, हे विनी, मैं तुम्हारी मॉम की दोस्त बोल रही हूँ, तुम्हारी मॉम अचानक काम करते हुए गिर गई, वो अभी हॉस्पिटल में है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुन के विनी शॉक हो जाता है और उसी वक्त स्टेशन से भागने की कोशिश करता है। तभी ऑफिसर चिल्लाता है, हे पकड़ो इसे। पास खड़े ऑफिसर विनी को टैकल करके पकड़ लेते हैं। विनी चिल्लाता है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरी मॉम हॉस्पिटल में है। ओनर कहता है, क्या अभी तो तू कह रहा था तेरे पेरेंट्स नहीं है? ये हरामखोर मुझे झूठ बोलता है, इसे बांध के रखो ताकि ये भाग ना पाए। भागते हुए विनी की जेब से ड्रू का कार्ड और कुछ पैसे गिर गए थे और कार्ड देख के विनी कहता है, वेट मुझे एक कॉल करने दो। कॉल करने के कुछ देर बाद हम देखते हैं पुलिस स्टेशन आते ही ड्रू कहता है, हे विनी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं। ओनर कहता है, वेट ये क्या मजाक है? तुमने किसी गार्डियन को बुलाना था, ना कि किसी दूसरे बच्चे को। यू नो व्हाट, बहुत हो गया, अब मैं कोई समझौता नहीं करने वाला, इस हरामखोर को डायरेक्ट जेल में डालो। पर तभी ड्रू कहता है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। ओनर कहता है, नाम ड्यूपिल किम और कॉन्टैक्ट नंबर इतना इतना। नेक्स्ट इन डायरेक्ट शहर का था और कार में ड्रू विनी से कहता है, चिंता मत करो विनी, अगर उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया होगा तो वो ठीक होंगी। हॉस्पिटल में आते ही विनी मॉम से मिलने की जिद करता है, बट नर्सेस उसे रोक लेती है। सर प्लीज रुक जाइए, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। वो लेडी लिवर सिरोसिस की वजह से बेहोश हो गई थी, जब तक उन्हें होश नहीं आता आप उनसे नहीं मिल सकते, तब तक आप जाके रजिस्टर कर लें। तभी विनी चिल्लाता है, तुम जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट करो, मैं किसी तरह पैसे जमा कर लूंगा, जस्ट डू इट। और वहीं एक डॉक्टर आके कहता है, हे ये शोर क्या मचा रखा है? तुम्हें क्या लगता है ऐसे चिल्ला के तुम किसी का ऑपरेशन करा लोगे? ये काम का एक प्रोसीजर है। अचानक पीछे से र्यू आके कहता है, मुझे माफ करना, बताओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है? विनी र्यू को देख के शौक था। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल के बाहर का था और विनी उदास बैठा है। तभी र्यू आके कहता है, मॉम से कहना जब तक लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता वो हॉस्पिटल में रहे, एंड हाँ मेडिकल बिल्स की चिंता मत करना। साथ ही र्यू विनी से कहता है, ये दुनिया बहुत घटिया जगह है, अगर तुम्हारे पास पैसा या जान पहचान नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बट यही रियलिटी है। खैर कोई बात नहीं,
अपनी मॉम का ख्याल रखना। साथ ही जाते जाते र्यू कहता है, वेल अगर तुम्हें पैसे कमाने हो तो मुझे कॉल करना, वैसे डिलीवरी जॉब करने से कई बेटर होगा। विनी खड़े होके कहता है, मुझे क्या करना होगा बताओ मुझे, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। नेक्स्ट दिन अगले दिन का था और र्यू विनी को एक मॉल में ले जाता है। विनी कहता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। र्यू कहता है, ऑब्वियसली शॉपिंग, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लेंगे क्योंकि तुम कैसे दिखते हो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, मुझे एक कॉल लेनी है, तब तक तुम लग्जरी ब्रांड्स में जाके कपड़े देखो, कहना तुम मेरे साथ हो। र्यू के जाने के बाद विनी सोचता है, मेरे इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट विनी जैसे ही लुई विटॉन में जाता है तो स्टाफ विनी को बाहर ही रोक के कहता है, वेट ए मोमेंट, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है। विनी कहता है, मुझे यहाँ जुवन र्यू ने आने को कहा है। स्टाफ विनी के कपड़े देखता है और कहता है, क्यों ना तुम पहले रिजर्वेशन करो और वहाँ वेट करो। तभी पास में एक आदमी स्टाफ पे चिल्लाने लगता है, मुझे ये बैग बिल्कुल भी पसंद नहीं, जल्दी मेरे पैसे वापस करो, मैं यहाँ का वीआईपी मेंबर हूँ, मेरी बात डायरेक्ट मैनेजर से करवाओ। ये सुनते ही विनी के सामने खड़ा स्टाफ कहता है, हे सर, वी आर रियली सॉरी, इंसु तुम करके रही हो, जल्दी सर को रिफंड करो। और वो शख्स कहता है, नहीं रहने दो, एक काम करो सीजर्स लेके आओ, मैं अभी इस बैग को यहीं काट देता हूँ। स्टाफ कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसा मत करो, इंसु जल्दी सर से माफी मांगो। और इंसु कस्टमर से माफी मांगती है, सर माफ करना, ये मेरी गलती थी। कस्टमर चिल्ला के कहता है, क्या इसे तुम माफी मांगना कहती हो, जल्दी अपने घुटनों में बैठ के माफी मांगो। और इंसु घुटनों में बैठ के माफी मांगती है। बट ये देख के विनी को अपनी मॉम का इंसिडेंट याद आता है, जब उसकी मॉम को भी एक लेडी ने घुटनों पे बैठ के माफी मांगने को कहा था। विनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट जैसे ही वो बीच में जाने वाला था, र्यू आके कहता है, तू कहाँ जा रहा है, उन्हें जाने दे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, कम ऑन लेट्स शॉप। नेक्स्ट विनी अपने लिए शूज चेक करता है और पीछे स्टाफ र्यू से कह रहा था, माफ करना सर, हमें नहीं पता था ये जेंटलमैन आपके साथ है। विनी कपड़े चेक करते हुए सोच रहा था, वेट, इनमें प्राइस टैग क्यों नहीं है। र्यू कहता है, हे विनी, ये शूज चेक कर, ये तुझ पे बहुत अच्छे लगेंगे। स्टाफ विनी को जूते पहनाते हुए कहता है, व्हाट डू यू थिंक सर, ये जूते मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाए हैं। विनी कहता है, बहुत घटिया। स्टाफ कहता है, ओ कोई बात नहीं सर, मैं दूसरे लेके आता हूँ। ये देख के विनी सोचता है, क्या अब तो ये जैसे दूसरा आदमी बन गया है। कुछ देर बाद दोनों ढेर सारी शॉपिंग करके बाहर आते हैं। लोग विनी को देख के बातें कर रहे थे, डैम, इसके सारे बैग्स तो लग्जरी ब्रांड वाले हैं, इसने आखिर कितना खर्चा करा होगा, वो मे बी मिलियंस ऑफ वॉन्स। बाहर विनी र्यू से पूछता है, आर यू श्योर कि तुम मुझे ये सब दिलाना चाहते हो। र्यू कहता है, हे ये तो कुछ भी नहीं था, ये बस टेंशन दूर करने के लिए है, बट ये बताओ शॉपिंग करते वक्त अमीरों की तरह ट्रीट होते हुए कैसा लगा। इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो लोग तुम्हें इंसान भी नहीं समझते, तुम्हें भी अपने लोगों की देखभाल करनी है, राइट। तो तुम्हें पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। विनी कुछ भी नहीं कह रहा होता और बस र्यू की बातें सुनता जाता है। घर आके विनी सारे बैग्स के साथ बैठा हुआ था और अचानक जाके बाथरूम मिरर में देखते हुए कहता है, बचपन में मैं सोचा करता था जब तक मुझे लड़ना आता है तो मैं अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है अगर पैसा ना हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना होगा। साथ ही वो यूमी और मॉम के बारे में सोचा जा रहा था। नेक्स्ट सीन अगले दिन मारियो का था, जो वापस जूमी से मिलने आया है। मारियो सोचता है, ये शायद बेशर्मी है, बट मैं जूमी को प्रॉपर बाय कहे बिना नहीं जा सकता, लेट्स गो, मैं ये कर सकता हूँ। पर जैसे ही मारियो शॉप में जाता है तो वो देखता है जूमी कहीं बाहर गई थी और शॉप फिलहाल बंद है। मारियो वहीं शॉप के बाहर बैठ के जूमी का वेट करता है, बट कुछ देर वेट करने के बाद भी जब जूमी नहीं आती तो मारियो सोचता है, मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, शायद आज वो दिन नहीं, पर मैं बड़ी हिम्मत करके आया था। वापस जाते हुए मारियो बस यही सोच रहा था, मैं बस उससे लास्ट टाइम मिलना चाहता हूँ, बट क्या पता शायद ना मिलना ही हमारे लिए बेस्ट है। पर तभी रोड की दूसरी साइड वो जूमी को अपने बच्चे के साथ नोटिस करता है। अनिल कह रहा था, मॉम मुझे बड़े होके बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। मॉम कहती है, यस बेटा, मुझे भी अच्छा लगेगा जब हमारा छोटा हन्यूल बड़ा हो जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें टाइम से खाना और जल्दी सोना होगा, ओके। हन्यूल कहता है, ओके, तो मैं आज से ही डैडी की तरह बहुत ज्यादा खाना खाऊंगा। मॉम कहती है, नाइस, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। पर तभी जूमी रोड की दूसरी साइड मारियो को देख के शॉक हो जाती है। मारियो भी जूमी को देख के सदमे में था, बट इसी बीच हन्यूल के हाथ से बॉल फिसल के रोड पे चली जाती है। हन्यूल भी बॉल पकड़ने सीधा रोड पे भागता है, बट उसी वक्त एक कार स्पीड से हन्यूल की तरफ आती है। ड्राइवर जोर से ब्रेक मार के कार रोकने की कोशिश करता है, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। कार हन्यूल को हिट करने ही वाली थी कि अचानक मारियो तेजी से मूव करके बीच में कूद पड़ता है। एक्सीडेंट की तेज आवाज सुन के जूमी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। हन्यूल नहीं, लोग भी चिल्लाने लगे थे, हे वो दोनों बड़ी बुरी तरह टकराए, कहीं वो मर तो नहीं गए। जूमी भागते हुए आती है, कोई प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। ड्राइवर भी जब दोनों को देखता है तो उसकी फट जाती है, कार पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। और तभी हन्यूल उठ के रोने लगता है। लोग कहते हैं, हे बच्चा शायद सही सलामत है, पर वो पिंक आदमी का नहीं पता, कहीं वो मर तो नहीं गया। उसी वक्त एम्बुलेंस भी आ जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था और नर्सेज इमरजेंसी में मारियो को एडमिट करती है। पर कुछ देर बाद जब जूमी डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बताता है, घबराने की कोई बात नहीं, इन्हें बस मामूली चोट आई है और कुछ नहीं। जूमी पास लेटे मारियो से कहती है,
मैं जानती हूँ तुम होश में हो तो अपनी आंखें खोल सकते हो। मारियो आंखें खोल के कहता है, ओ तुम्हें पता है वैसे क्या वो बच्चा ठीक है? जूमी कहती है, हाँ वो अभी अपने डैड के साथ है। जूमी कहती है, थैंक यू, अगर तुम ना होते तो आज पता नहीं क्या होता। पर तुम कोरिया में कैसे आए? मारियो कहता है, मैं यहाँ प्लेन से आया। जूमी कहती है, ओह और ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? मारियो कहता है, वेल ये मेरी हॉबी है कॉस्प्ले करना। जूमी कहती है, आई सी तुम आज भी अजीब हो। तभी मारियो पूछता है, तुम कोरिया आके कैसा फील करती हो? क्या तुम खुश हो? जूमी पहले तो चुप रहती है बट फिर स्माइल करके कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक बहुत अच्छे आदमी से मिली और उससे शादी करके हमारा एक प्यारा बच्चा है। हम बहुत खुश हैं। और तुम कैसे हो? क्या तुमने अभी तक शादी नहीं करी? मारियो कहता है, नहीं मैं सिंगल हूँ। मैं लाइफ को एक एक दिन करके जीता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। जूमी कहती है, मुझे तो लगा था तुम पूरी लाइफ साइकिलिंग करोगी, बट स्कूल टीचर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वेल अच्छा है, तुम्हें ये सूट करता है। साथी जूमी कहती है, रोसी मैं ठीक हूँ, मैं अब बहुत खुश हूँ। सो मैं चाहती हूँ तुम मुझसे भी ज्यादा खुश रहो और ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। मारियो साइड मुंह करके रोने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे जूमी का हस्बैंड और हानिउल आते हैं। हस्बैंड कहता है, हे थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। पता नहीं हम आपका ये कर्ज कैसे चुकाएं। मारियो कहता है, नहीं कोई बात नहीं। हानिउल भी कहता है, थैंक यू मिस्टर पिंक हीरो। मारियो उसे अपने बच्चे की तरफ देख के कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें चोट नहीं आई बच्चे, हमेशा एक अच्छे बच्चे की तरह रहना और पेरेंट्स की सुनना। ओके। ये सुन के जूमी भी रोने लगती है। नेक्स्ट दिन स्कूल का था और लड़के क्यूनो को अभी भी चिढ़ा रहे थे और साथ ही लॉकर रूम वाले प्रैंक के लिए ब्लेम कर रहे थे। और तभी क्लास में मारियो को आता देख सबके सब शॉक हो जाते हैं। क्या क्या ये सच है टीचर? और हम देखते हैं मारियो फुल कटिंग करा के मर्द बन के क्लास में आया था। नेक्स्ट सीन अगले दिन हॉस्पिटल का था और विनी मॉम की साइड में बैठ के फोन देख रहा था जहाँ यूमी के बहुत सारे टेक्स्ट आए थे। हे तुम कहाँ गायब हो? क्या सब ठीक है? जल्दी मुझे रिप्लाई करो। तभी मॉम उठ के कहती है, हे विनी तुम कब आए? क्या तुम ठीक हो? विनी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मॉम कहती है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है, तुम घर पे अकेले हो, मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी, हॉस्पिटल बिल भी बहुत ज्यादा आया होगा। विनी कहता है, बिल की चिंता मत करो मॉम, आप बस यहाँ रह के आराम करो। मॉम कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ एक दिन भी रहना बहुत एक्सपेंसिव है। विनी कहता है, बिल की चिंता किसको है, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। मॉम कहती है, हे विनी प्लीज कुछ गलत मत करना, ओके? विनी कहता है, मेरी चिंता मत करो मॉम, मैं बच्चा नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन मीनू का था और मीनू सबसे कहता है, ये डॉम और विनी की क्या खबर है? ये दोनों आजकल ग्रुप चैट पे भी बात नहीं करते। जून कहता है, मैं आज डॉम के घर गया था और उन्होंने कहा कि वो अपने अंकल के साथ कहीं बाहर गया है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। शैली कहती है, आई होप वो कोई दिक्कत खड़ी ना कर दे। मिया कहती है, ओ कम ऑन, ये पहली बार नहीं जब डॉम ऐसे गायब हो गया हो, डोंट वरी वो ठीक होगा। मीनू कहता है, ओके देन, पर विनी का क्या सीन है? जून कहता है, उसका भी कुछ पता नहीं। मीनू कहता है, क्यों ना तुम लोग बाद में उसके घर जाओ। जून कहता है, हाँ मैं जाना तो चाहता हूँ बट उसे किसी का घर आना पसंद नहीं। मीनू कहता है, क्यों? पर उसका घर तो हम सबका अड्डा हुआ करता था, राइट? जून कहता है, हाँ हम सब वहाँ जाके रामन खाया करते थे, बट पता नहीं अब वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा है, उसकी वाइब थोड़ी अलग हो गई है। तभी मिया कहती है, गाइस ऐसा नहीं लगता हम लोग सब चेंज हो गए हैं? लास्ट ईयर हम सब लोग साथ में घुमा करते थे, ट्रिप्स पर जाते थे, हम साथ में माउंटेन ट्रेन करने भी गए थे, हमें कोई भी अलग नहीं कर पाता था, हम फैमिली थे। बट अब लगता है हम सब बस अकेले अकेले रहने लगे हैं। मीनू कहता है, हमने बहुत मजे करे थे। जून कहता है, हाँ और इस साल हमने एक भी ट्रिप साथ में नहीं करी। तभी जे मुड़ के जाने लगता है। जून कहता है, हे तू कहाँ जा रहा है? जे कहता है, विनी के घर। नेक्स्ट सीन विनी के घर का था और सैली और जून जे के साथ आए हैं। जून कहता है, वो है कहाँ? वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा। सैली विनी को आवाज देती है बट कोई जवाब नहीं देता। जून कहता है, गाइस मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है, चलो घर चलते हैं। पर तभी जे के पैर पे बिल्ली आती है और सैली उसे देख के कहती है, वेट, हे जैक, वाओ तुम कैसी हो? उसी वक्त जे कहता है, गाइस हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन एक फाइट क्लब का था और बाहर दो लड़कियां डिप्रेस होकर कहती है, ये क्लब्स में आजकल बिल्कुल मजा नहीं आता। तभी एक की नजर दूर व्यू पे पड़ती है और वो अपने दोस्त से कहती है, हे नाये मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। वो लड़की सीधा व्यू पे जाके कहती है, हे हैंडसम क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो? क्यों ना हम दोनों साथ में हैंग आउट करें? और व्यू को शांत खड़ा देख लड़की वापस कहती है, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? व्यू कहता है, नहीं नहीं मैं बस अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। ओ लगता है वो आ गया। और तभी एक तेज आवाज करती हुई बाइक क्लब के बाहर रुकती है। सब मुड़ मुड़ के देखते हैं, वेट ये कौन आ गया? मैं तो डर ही गया था। विनी जैसे ही हेलमेट उतारता है सारे हैरान हो जाते हैं, वाओ क्या एंट्री है। लड़कियां भी कहती हैं, डैम ये तो और ज्यादा हॉट है। सबकी नजर बस विनी और रियो पे थी। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और मारियो क्लास में बता के जाता है नेक्स्ट वीक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। मारियो के जाने के बाद लड़कियां बस मारियो की बातें कर रही थी। मिस्टर नाम तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। पास में सैली भी जे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर नाम ने अपने बाल क्यों कटाए? जे कहता है, पता नहीं बट मुझे तो वो लंबे बालों में अच्छा लगता था। सैली कंफ्यूज होकर कहती है, क्या सीरियसली? साथ ही सैली सोचती है, मैन मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तभी यूना आके कहती है, हे गाइस क्या डॉम आज भी नहीं आया? सैली कहती है,
नहीं वो नहीं आया। पर तभी सेली और जे कुछ देख के शौक हो जाते हैं। यूना कहती है, कसम से वो हरामखोर इतने दिन गायब रहने की वजह से दिक्कत में आने वाला है। खैर जैसे ही वो आएगा मैं उसे। पर तभी यूना मुड़ते ही हैरान हो जाती है और सामने मोटा सांड जैसा खड़ा डॉम कहता है, तुम उसे क्या किस करोगी? हाय यूना। यूना घबराते हुए कहती है, वेट सर, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? डॉम कहता है, ओ शिट, क्या तुम मेरी सुंदरता देख के डर गई हो? तुम कितने क्यूट हो। क्लास के बाकी बच्चे भी डॉम को देख के सदमे में थे और सब बातें करने लगते हैं, ये आदमी कौन है? ये तो कोई बड़ा सा सुअर लग रहा है। वेट, ये डॉम है क्या? यूना कहती है, तुम्हें ये हो क्या गया है? डॉम कहता है, क्या मतलब? यूना कहती है, ऐसा क्या मतलब? क्या तुमने खुद को नहीं देखा? और ये टैटू क्या है? डॉम कहता है, सो तुम वापस से मेरे प्यार में पड़ गई हो क्योंकि मैं मर्द बन चुका हूँ। यूना कहती है, ओए मोटे, दूर रह वरना मैं तुझे मार डालूंगी। डॉम कहता है, हे अब शर्माओ मत, मुझे प्यारा मोटू बोलो। यूना पागल हो जाती है और डॉम को पीटते हुए कहती है, हरामखोर चुप हो जा और ये हाथ से स्लीव्स निकाल। पीछे सेली कहती है, ये डॉम ठीक है या नहीं? वहीं लड़के भी बातें कर रहे थे। पहले ये थोड़ा अच्छा दिखता था बट अभी तो ये बिल्कुल अजीब हो गया है, ये धीरे धीरे और बुरा होता जा रहा है। डॉम ये सुन के कहता है, क्या कहा तूने? और तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी आंखें सर के पीछे पहुंचा दूं? इसके बाद डॉम जैसे कहता है, हे सुपर रुकी, तुम और मैं, लेट्स गो। जे कहता है, हम दोनों क्या? डॉम कहता है, रेस और क्या। और नेक्स्ट सीन डायरेक्ट बाहर ग्राउंड का था जहाँ डॉम और जे दोनों रेस के लिए रेडी हैं। सारे बच्चे रेस के लिए एक्साइटेड थे। डैम, दोनों राइडर्स स्कूल का एक चक्कर लगाएंगे। मेसन और टेरी भी हैरान हो जाते हैं, ये कौन आदमी जे के साथ रेस कर रहा है? और तभी मेसन रियलाइज करता है, वेट, ये तो डॉम है। यूना भी कहती है, मैं इस उम्र का करूँ क्या? शायद जब ये हारेगा तभी इसे समझ आएगा। स्टार्टिंग लाइन पे डॉम कहता है, मिस्टर जेजो, आज तो मैं तेरी क्रीम निकाल दूंगा। ये देख, दिख रहे हैं मेरे मसल्स, ये मोटे मोटे हाथ और पैर। ध्यान देना किड, क्योंकि डॉम गैंग आज हमिंगबर्ड का एस बनने वाला है। तभी एक बच्चा कहता है, ओके मैं रेस से स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट, गेट रेडी, सेट, गो। और डॉम एकदम से स्प्रिंट करके कहता है, हट जाओ सामने से, अगर किसी को पिसना नहीं है। डॉम की स्टार्ट देख के सब हैरान हो जाते हैं। वो डॉम ने स्टार्टिंग में ही लीड ले ली। लेट्स गो डॉम। डॉम भी पीछे देख के हंसते हुए कहता है, मेरी बराबरी करके दिखा बच्चे, तू तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। साथ ही डॉम सोचता है, फाइनली मैं जीतने वाला हूँ। शायद मेरे मेंटोर्स ने जो मुझे ट्रेन करा है उसका रिजल्ट दिख रहा है। उनका कहना सही था, एक मर्द की ताकत उसके पेट से आती है। खाओ खाओ और फिर से खाओ और जानवर की तरह ट्रेन करो, यही तरीका है बेटर होने का। मेंटोर्स, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। उसी वक्त सामने दो लड़के खड़े थे और डॉम चिल्लाता है, हटो सामने से, और उन्हें उड़ाता हुआ निकल जाता है। लड़के कहते हैं, मैम ये जंगली जानवर कौन था? तभी जे भी तेजी से उनके सामने से गुजरता है, जो अब सीरियस हो चुका था। आगे डॉम सोच रहा था, फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं जेजो को हराऊंगा। बट तभी जे बगल में आके कहता है, लगता है तू थक गया है। और ये कहते ही आगे स्प्रिंट कर जाता है। डॉम ट्रिगर होके कहता है, तूने मेरा मजाक उड़ाया, अब मैं तुझे बताता हूँ, ये है मेरा सुपर मूव, कुत्तों की तरह भागना। मेरे ये नए कुत्ते तुझे पीछे छोड़ देंगे। यू वॉच इट जे। डॉम पागलों की तरह पेडल मारता है बट तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसे चेन से बांध के कोई पीछे खींच रहा हो। और हम देखते हैं कुत्ते खा खा के मोटे हो चुके थे और उन्हें खींचते खींचते डॉम के पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। डॉम आगे जे को देख के सोचता है, ये हो क्या रहा है? मेंटोर्स, आपने कहा था मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। नहीं। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था और रेस के बाद सब जे की तारीफ कर रहे थे। पीछे डॉम पागल हो चुका था, मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं हार कैसे गया? ये कैसे हो सकता है? तभी जे आके कहता है, तू ये दिखाना चाहता था इसलिए तू इतने दिन से गायब था। अगर सच कहूँ तो मुझे पहले वाले डॉम से ज्यादा डर लग रहा था। आसपास के बच्चे भी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगा था ये रेस खतरनाक होगी बट डैम, डॉम तो एक भैंस की तरह स्लो हो गया है। यूनो और सेली भी आके कहती है, अब फालतू ड्रामे ना करके डायरेक्ट स्कूल आना। और हाँ, हमिंगबर्ड का एस बनने में तुझे अभी 3 साल लगेंगे। नेक्स्ट सीन शहर का था और एक कपल अपनी पोर्ट्स में जा रहा है। लड़की कहती है, वाओ तुम तो बहुत अमेजिंग हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोलर कोस्टर पे हूँ। तभी लड़का तेजी से एक कार को ओवरटेक करता है और लड़की इंप्रेस हो जाती है, वाओ तुम तो बहुत अमेजिंग ड्राइवर हो। पर अचानक लड़की कहती है, वेट, ये मिंट जैसी खुशबू कहाँ से आ रही है? और तभी मोंक साइड से आके लड़की से पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं ये वेट क्लिनिक किधर है? लड़की घबराते हुए बताती है, आगे उस बड़ी बिल्डिंग पे। मोंक थैंक यू कहता है और तेजी से स्प्रिंट करके निकल जाता है। लड़की शॉक थी, व्हाट द हेल, तुम एक बाइक से स्लो कैसे हो सकते हो? लड़का कहता है, नहीं नहीं, वो तो मैं अपनी फुल स्पीड में नहीं चल रहा था, रुको मैं भी स्पोर्ट्स मोड पे जाता हूँ। पर जैसे ही वो कार भगाता है उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। बाद में लड़का पुलिस से कहता है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा? क्या तुम्हें बाइक में वो मोंक नहीं दिखा? वो मुझसे तेज जा रहा था। पुलिस कहती है, क्या एक मोंक साइकिल पे तुमसे तेज जा रहा था?
क्या मजाक कर रहे हो? दूसरी तरफ मोंग गिलहरी को लेके वेट क्लिनिक पहुंच चुका था, बट क्लिनिक बंद देख के मोंग कहता है, डैम इट, ये वेट क्लिनिक ढूंढना कितनी आफत है। साथ ही मोंग एक डायरी निकालता है और उसमें डॉम का नंबर देख के कहता है, ये रहा, अब मुझे एक फोन बूथ ढूंढना है। तभी मोंग पास में एक लड़के को फोन में बात करते देखता है और उससे जाके कहता है, हे यंग मैन, क्या मैं एक सेकंड तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? लड़का कहता है, ओ हेलो सर, फोन तो नहीं, बट मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, और मोंग को मिडिल फिंगर दिखाता है। मोंग स्माइल करके कहता है, ओ वेट एक मिनट, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो, और उसे उल्टा मिडिल फिंगर दिखाता है। सामने लड़के ट्रिगर हो जाते हैं और एक लड़का कहता है, ओए मोंग, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे पहाड़ों पे नहीं होना चाहिए था। और ये क्या, ये गिलहरी यहाँ पे क्या कर रही है? और जैसे ही वो गिलहरी को हाथ लगाता है, मोंग उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। लड़का गुस्सा हो जाता है और मोंग को जोर का मुक्का मारता है। तू तो गया बुड्ढे। बट मोंग एक हाथ से उसका पंच रोक के कहता है, ये क्या है, तुम्हारा हाथ तो कॉटन की तरह है। मोंग इतनी जोर से उसका हाथ दबाता है कि वो लड़का दर्द के मारे रोने लग जाता है। ये देख के येलो बाल वाला आगे आके कहता है, बहुत हो गया मोंग, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तुझे नहीं पता तू किससे पंगा ले रहा है, मैं जूडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। और ये कहते ही मोंग की जैकेट पकड़ के उसे घुमा के पटक नहीं देता है। और तभी हम देखते हैं कि लड़के के हाथ में बस मोंग के कपड़े आए थे और पीछे मोंग कराटे पोज में खड़े होके कह रहा था, इस दुनिया से बुराई मिटाने का समय आ चुका है। कुछ ही देर बाद वो तीनों लड़के साइड में चुपचाप खड़े थे और मोंग फोन में डॉम से कहता है, हाँ मैं यही वेट क्लिनिक के पास खड़ा हूँ। डॉम कहता है, ओके वहीं रुकना, पहुंचने ही वाला हूँ। अभी डॉम मोंग को देख के भागता हुआ आता है, हे सुनीम, हाँ हाँ तुम कैसे हो? मोंग कहता है, वेट तुम कौन हो? डॉम कहता है, मैं डॉम, तुम भूल गए? पर ये क्या, तुम तो बहुत स्टाइलिश हो गए हो। डॉम कहता है, अरे वो तो ये अच्छे लड़के हैं जिन्होंने मुझे अपने कपड़े दे दिए। डॉम कहता है, वाओ गाइस, तुम तो बहुत अच्छे हो, पर अगर तुम अपनी जैकेट दे सकते हो तो क्यों ना अपनी शॉर्ट्स भी दे दो। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि मोंग ने उनके शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहन लिए थे। नेक्स्ट सीन वेट क्लिनिक का था और डॉक्टर गिलहरी को ट्रीट करके कहता है, लगता है इसे कोल्ड हो गया है, मैं कुछ दवाई दे दूंगा। डॉम कहता है, डैम, मुझे नहीं पता था गिलहरियों को भी कोल्ड होता है। साथ ही डॉम कहता है, वेल मोंग, वैसे भी गिलहरी को कुछ दिन आराम करना है, तो क्यों ना तुम तब तक मेरे घर रुको। मोंग कहता है, ओ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सीन डॉम के घर का था और डॉम मोंग को वेलकम करता है। ये देख के टकलाकाट कहता है, हे यंग मास्टर, ये कौन है? डॉम बताता है, ये एक अच्छे मोंग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, ये यहाँ रह सकते हैं, राइट? टकला कहता है, वेट, मोंग कब से ऐसे ड्रेस पहनने लग गए? हाँ, वेट, किस मोंग के शरीर पे टैटूज होते हैं? टकला मोंग का कॉलर पकड़ के कहता है, ओए जल्दी बता, तू किस गैंग से है? डॉम कहता है, हे वेट वेट, क्या मोंग टैटूज नहीं बना सकता? काम डाउन, ये सच में मोंग है। तभी डॉम के डैड आके कहते हैं, हे यहाँ पे क्या चल रहा है? टकला कहता है, ओ बॉस, मैं बस इस आदमी से पूछताछ कर रहा था। पर डैड गौर से मोंग को देख के हैरान हो जाता है, ओ डैम, हे मैन, हम कितने समय बाद मिल रहे हैं। मोंग कहता है, वेल वेल, ये मैं किसे देख रहा हूँ? टॉम कंफ्यूज हो जाता है, क्या क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पर डैड मोंग को डायरेक्ट अंदर ले जाता है। नेक्स्ट इन रूम का था और दारू पीते हुए मोंग बताता है, हम दोनों बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे। टकला कहता है, बहुत सॉरी, बट क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कौन है? डैड कहता है, व्हाट द हेल, तूने नहीं पहचाना ये कौन है? ये 23 साल पहले की बात है जब टामागुची फैन कोरिया में आए थे, और जो आदमी जिसने एक ही दिन में सबको गाड़ दिया वो तो ब्लैक ड्रैगन गैंग का याक्शा, जिसे लोग माचुनजांग नाम से भी जानते हैं। टकला पागल हो जाता है, क्या ये मोंग वही है? साथ ही टकला झुक के कहता है, मुझे माफ करना सुनीम, मैं आप जैसे लेजेंड को नहीं पहचान पाया। मोंग कहता है, अरे वो पुरानी बातें हैं, चिल। डैड कहता है, वेल, वो स्कार मेरा आज भी है जो तुमने मुझे दिया था ब्रदर, ये याद है तुम्हें? मोंग भी अपना स्कार दिखा के कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मेरा भी ये स्कार आज तक है जो तुमने बुसान में दिया था। टकला कांपने लगता है, डैम, इनके बीच में कैसी लड़ाई हुई थी? नेक्स्ट दिन रात का था। मोंग और डैड दोनों अभी तक दारू पी रहे थे। मोंग कहता है, हे बाय द वे, क्या तू अपना बिजनेस डॉम को सौंपने वाला है? डैड कहता है, नहीं, ये बिजनेस मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। डॉम के अपने सपने हैं, पता नहीं तुम उसे कैसे जानते हो, बट लगता है वो तुम्हें एडमायर करता है, इसीलिए मैं उसे तुम पे छोड़ रहा हूँ। मोंग कहता है, मैं तो बस उसे बुढ़े आदमी की तरह डांट सकता हूँ, पर खैर तुम चिंता मत करो, वो स्ट्रॉन्ग लड़का है। डैड स्माइल करके कहता है, वो तो है ही, वो मेरा लड़का जो है। कुछ देर बाद मोंग बाहर टहलने निकलता है और बाहर खड़ा डॉम कहता है, हे सुनीम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मोंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। और डॉम पूछता है, सुनीम, दुनिया में बहुत सारे बीस्ट हैं, मैं उनसे स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ? मोंग कहता है, क्या क्या तू भूल गया? मैंने तुझे बताया था, सारी चीजें बस दिमाग का खेल है। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज्यादा जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग माइंड का होना। इनफैक्ट एक बार मैं खुद सिर्फ ताकत के पीछे भाग रहा था, और मुझे काफी समय बाद पता लगा कि अंदर किसी गोल के पीछे भागना बेवकूफी है। अगर तुम्हें सच में स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें पहले अपने अंदर शांति लानी होगी, द इनर पीस। यही सब सोचते हुए डॉम अपने रूम में खड़ा होता है और मिरर पे देखते हुए कहता है, तू इनर पीस के बारे में कैसे भूल सकता है? जरा अपनी बॉडी देख,
ये तो क्या बन चुका है। इसी बीच हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ वही कपल स्पीड में अपनी दूसरी कार पे जा रहा था और लड़का अपनी कार की तारीफ करते नहीं थकता, पर तभी वो शॉक हो जाता है। वो व्हाट द हेल। लड़की कहती है, क्या हुआ, तुम इतने शौक क्यों हो गए। लड़का कहता है, जरा अपने पीछे देखो। और हम देखते हैं मारियो हाईवे पे उसकी कार से भी तेज जा रहा था। घर पे मॉन्क सोचता है, आखिर ये लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं जबकि इनके साथ सबसे बेस्ट टीचर है द रिकार्डो रोसी। नेक्स्ट डे गिलेरी के ठीक होते ही मॉन्क सबको जाते हुए थैंक्स कहता है, पर तभी डॉम कहता है, सुनीम मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा मैं अपनी इनर पीस को कैसे हासिल करूं। क्या मुझे वापस आपके साथ ट्रेन करना चाहिए। मॉन्क कहता है, इसका जवाब तुम्हारे अंदर पहले से ही है, तुम इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो। साथ ही जाते हुए मॉन्क कहता है, तुम्हारा टीचर मैं नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे करीब कोई और है, जरा ध्यान से देखो, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट सीन स्कूल का था और डॉम इनर पीस के बारे में सोच के थक चुका था। वही क्लास टीचर कहता है, ओके आज का लेसन यहीं खत्म होता है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। तभी डॉम खड़ा होके कहता है, यस सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। टीचर एक्साइटेड हो जाता है, वाओ डॉम तुम कुछ पूछना चाहते हो, बताओ क्या क्वेश्चन है। डॉम कहता है, मैं इनर पीस कैसे हासिल कर सकता हूँ, टेल मी। टीचर कंफ्यूज हो जाता है, क्या इनर पीस, ओके फॉर मी इनर पीस है खाली मैदान पे घूमना और गोल्फ खेलना, मैं तो यही इनर पीस जानता हूँ। नेक्स्ट सीन स्कूल की छुट्टी का था और डॉम कहता है, मैन ये कितना मुश्किल है। जे कहता है, क्या मुश्किल है, क्या हुआ। डॉम कहता है, इनर पीस ढूंढना। वेल जे तुम्हें इनर पीस कब महसूस होता है। जे कहता है, वेल जब मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर जब मैं वसा भी खाता हूँ। डॉम कहता है, छोड़ रहने दे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जे पीछे सैली को देख के कहता है, वेट एक और चीज है, जब मैं और सैली। डॉम कहता है, क्या तू और सैली क्या, जब तुम दोनों किस करते हो, हरामखोर। खैर छोड़, तू और सैली अपना इनर पीस एंजॉय करो क्योंकि मेरी इनर पीस शायद मेरी बाइकिंग है। और बाइक भगा के चला जाता है। नेक्स्ट सीन एक कॉफी शॉप का था और जुआन मॉन्स्टर को अपनी टी शर्ट दिखा के कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने बनाया है। मॉन्स्टर कहता है, वाओ सच में मुझे भी सिलाई करना पसंद है, जब मैं अमेरिका में था तब सिलाई करना मेरी हॉबी थी। जुआन हंसते हुए कहता है, क्या कहा, सिलाई करना, हाँ हाँ तेरे जैसा सांड सिलाई करता था, लॉल ये कितना फनी है। पर तभी सुग्योंग कहती है, वाओ ये तो बहुत कूल है, क्या तुम भी हमारे साथ सिलाई क्लब ज्वाइन करना चाहोगे। मॉन्स्टर कहता है, ओ सच में। पास में जुआन इमेजिन करने लगता है, ओ वेट ये क्या हो रहा है, ये दोनों साथ में सिलाई करेंगे, नहीं नहीं। और जोर से चिल्लाता है, हे वेट मुझे भी क्लब ज्वाइन करना है, मुझे भी सिलाई सीख के कूल बनना है। सुग्योंग कहती है, वाओ ओके हम सब साथ में सिलाई करेंगे। कुछ देर बाद रास्ते में सुग्योंग कहती है, डैम मुझे नहीं लगा था मैं तुम लोगों के साथ सिलाई करूंगी, बट वैसे अब तो मुझे याद भी नहीं हम कब से साथ में घूम रहे हैं। जुआन कहता है, ओ हाँ हम लोग कब से साथ में घूमने लग गए। मॉन्स्टर कहता है, जब से मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलने आया करता था। नेक्स्ट जुआन कहता है, हे क्या तू वर्कशॉप के बाद मूवी देखने चलेगा। सुग्योंग कहती है, ओ हाँ एक जॉम्बी मूवी आई है। पर तभी जुआन पास से गुजर रहे डॉम को देख के हैरान हो जाता है, हाँ वो रेड बाइक, वेट जो डॉम। डॉम रुक के देखता है, वेट मॉन्स्टर और सार्की ये दोनों इन्हें काफी समय बाद देख रहा हूँ। पर तभी वो तीनों डॉम को देख के मुड़ जाते हैं और कहते हैं, ओ वो डॉम नहीं है, छोड़ो चलते हैं। डॉम चिल्लाता है, हे कमीनो ये मैं ही हूँ। फिर जुआन मिलके कहता है, डैम ब्रो मुझे सच में लगा था ये तू नहीं है, तुझे हुआ क्या है। डॉम कहता है, मैन मैं ये 1000 बार सुन चुका हूँ। वेल मैं मॉन्स्टर की तरह बल्क करना चाह रहा था पर अब मुझे ये वेट लॉस करना पड़ रहा है। मॉन्स्टर कहता है, ये क्या मजाक है, तेरा मतलब मैं ऐसा दिखता हूँ। तभी जुआन कहता है, चलो चलते हैं हम तुझे बाद में मिलेंगे डॉम, अभी हमें सिलाई सीखने जाना है। डॉम हंसते हुए कहता है, क्या सिलाई सीखने, ये क्या चल रहा है। जुआन कहता है, हाँ हम सिलाई सीखने वर्कशॉप जा रहे हैं। डॉम हैरान हो जाता है, वेट ये लोग सिलाई क्यों सीख रहे हैं एंड ऊपर से ये लोग साथ में क्यों जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मॉन्स्टर और सार्की कब से करीब हो गए, वेट अब समझ आया, दैट्स इट। नेक्स्ट सीन सिलाई वर्कशॉप के बाहर का था और सुग्योंग कहती है, ये रही हम पहुंच गए। बट तभी पीछे से डॉम निकल के कहता है, अच्छा तो ये है तुम्हारी सीक्रेट जगह, ये पक्का तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर होगा। पर डॉम जैसे ही भाग के दरवाजा खोलता है वो मस्त फ्लावर जैसी स्मेल सूंघ के पागल हो जाता है, वेट यही वो जगह है। अंदर पहुंचते ही सुग्योंग कहती है, हेलो मैम आज मैं अपने कुछ फ्रेंड्स लेके आई हूँ जिन्हें सिलाई सीखनी है। जूमी पीछे डॉम और मॉन्स्टर को देख के कहती है, ओ क्या ये सच में तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। डॉम कहता है, हेलो मैम मेरा नाम डॉम कैंग है, आपसे मिलके अच्छा लगा। पीछे लड़कियां बातें कर रही थी। डैम कहीं इन लड़कों ने इसे पुलिस स्टेशन तो नहीं समझ लिया। फिर टेरी डॉम को देख के कहता है, मिस्टर डॉम आप यहाँ। डॉम हैरान हो जाता है, क्या टेरी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नेक्स्ट जूमी पूछती है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। मॉन्स्टर बताता है, नहीं मैम मैं पहले फ्रेंच सिलाई किया करता था। लड़कियां ये सुन के ब्लश करने लगती है। वहीं जुआन कहता है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैम। पर अचानक डॉम चिल्लाता है, मुझे फुल एक्सपीरियंस है मैम, 3 साल पहले मेरे अंकल के पेट में किसी ने चाकू घोंप दिया था तो मैंने एक एक टांके मार के उनके पेट में सिलाई की थी। जूमी और सारी लड़कियां डर जाती है और उन्हें लगता है डॉम मजाक कर रहा है। कुछ देर बाद सिलाई करते हुए टेरी सुग्योंग से कहता है, हे सुग्योंग डॉम और मॉन्स्टर यहाँ कैसे पहुंच गए। सुग्योंग कहती है,
पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। वहीं डॉम सिलाई करते हुए सोच रहा था, डैम इट, ये तो बहुत टफ है। इनर पीस माय एस, मुझे तो गुस्सा आने लगा है, साथ ही मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। डॉम की सिलाई देख के जुआन जोर जोर से हंस रहा था। ड्यूड, तू तो बहुत बेकार है। डॉम कहता है, अच्छा, तू तो जैसे बहुत अच्छा कर रहा है। इसी बीच सारी लड़कियां मॉन्स्टर की सिलाई देख के बहुत इंप्रेस थी। वाओ, ये कितना क्यूट है। ये सुन के डॉम और जुआन दोनों बहुत जेलस होते हैं। क्या? क्यों? इस हरामखोर ने लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सिलाई सीखी होगी। तभी डॉम के हाथ में सुई चुभ जाती है और वो चिल्लाता है, ओ मैन, बहुत हो गया, मुझे सिलाई नहीं करनी। जुमी ये देख के कहती है, क्या हुआ डॉम, क्या कुछ दिक्कत है? वेट, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तुमने सिलाई सीखने का क्यों सोचा? डॉम कहता है, मुझे लगा था मैं यहाँ इनर पीस ढूंढ पाऊंगा। जुआन कहता है, ओ हाँ, तुझे तो इनर पीस की बहुत जरूरत है। तू जब स्प्रिंट करता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। साथ ही जुमी कहती है, सुनो डॉम, सिलाई करके तुम्हें इनर पीस नहीं मिलने वाली। किसी किसी का ये रिलैक्स करने का जरिया है, बट दूसरों के लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पीछे से मॉन्स्टर कहता है, जब मैं यूएस में था तो मेरे एक पैर में चोट आ गई थी। मुझे लगा था मेरे साइकिलिंग करियर भी खत्म हो गया, एंड उसी टाइम मैंने सिलाई डिस्कवर करी थी और मुझे स्ट्रेस से डील करने में बहुत हेल्प हुई। सो अगर तुम सिलाई करना ही चाहते हो तो इसे एंजॉय करो, वरना छोड़ दो। ऐसे फोर्स करके तू बस अपना टाइम वेस्ट करेगा। ये सुन के डॉम कहता है, एंजॉय? वेट, अब समझ आया। हाल में मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर रहा। जब मैंने फर्स्ट टाइम साइकिलिंग करी थी तो मैं इसलिए राइड करता था क्योंकि दोस्तों के साथ राइड करने में मुझे मजा आता था, पर पता नहीं कब ये एंजॉयमेंट कंपटीशन में बदल गया और मुझे पता ही नहीं लगा। अब समझ आया, मैं गलत जगह ढूंढ रहा था। जवाब तो मेरे अंदर ही है। मुझे वापस से पहले की तरह राइड करना होगा। दूसरों को हराने की बजाय मुझे राइडिंग एंजॉय करना होगा। तो चलो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अपनी यूनिफॉर्म को डेकोरेट कर लेता हूँ। जुमी स्माइल करते हुए कहती है, लगता है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है। साथ ही जुमी सोचती है, रॉसी ने कहा था उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। अब समझ आया क्यों। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का था और डॉम अपनी हमिंग बर्ड जैकेट पे सिलाई कर रहा था। तभी यूना आके कहती है, हे, तू यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहा है? डॉम कहता है, मैं आजकल सिलाई सीख रहा हूँ, जब ये हो जाएगा तब मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। यूना कहती है, सिलाई? वाओ, ये तो बहुत अजीब है। चलो अच्छा है, तुम कहीं तो अपना मन लगा रहे हो। और ये कह के स्माइल करते हुए चली जाती है। टॉम हैरान हो जाता है, वेट, आज इसने मुझे सुनाया नहीं, कुछ तो गड़बड़ है और ये इतनी खुश क्यों लग रही है। उसी वक्त अचानक स्कूल में शोर होने लगता है और डॉम कहता है, अब क्या हुआ, ये कौन आ रहा है? और तभी सारे शॉक हो जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता क्योंकि आज मीनू स्कूल आया है। सबको देख के मीनू कहता है, बहुत समय बाद मुलाकात हुई गाइस।